Hello student, today I going to explain a topic which is related to chapter human health and diseases, and the topic name is related to my thumbnail. As you know that my thumbnail is how defends our body against infection, that is क्वेश्चन मार्क्स. मीनिंग ये है कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है और हमें सेफ रखता है. और सिंपल सी बात है, ऐसी थिंग जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और हमें इन्फेक्शन से सेफ रख रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, डिफेंस कर रही है, वो चीज़ क्या है? इम्यूनिटी. इज दैट क्लियर? सो हमारा टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी. अब ये इम्यूनिटी क्या है इसे हम समझेंगे. ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो कैसे प्रोवाइड कर रही है, इन थिंग्स को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी के आसपास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पर अटैक कर रहे हैं. और इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? इस ह्यूमन बीइंग के पास क्या है? इस ह्यूमन बीइंग के पास है इम्यूनिटी, जो कि इसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर इन फॉरेन पार्टिकल से या इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से सेफ रख रही है. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है. सो स्टूडेंट, हियर इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी. इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म में जो कि उसे डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट फॉरेन थिंग से, डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखती है. सो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और टू ओवरकम इन्फेक्शन. सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इम्यूनिटी क्या है. ये हमारा एक इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है. इम्यूनिटी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे इम्यून सिस्टम में. फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारी बॉडी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इम्यून सिस्टम. प्रेजेंट कैसे है? सो आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसमें एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है. ओवरऑल पूरी बॉडी में एक जाल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. और इस इम्यून सिस्टम से हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस से लड़ने की पावर मिलती है. सो ओवरऑल हम इसे समझने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या है, ये समझ गए हम. अब ये समझेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है. सो स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन को समझेंगे अगर. सो इम्यूनिटी को हम बेसिक लेवल पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट थिंग इज इनेट इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब इनेट वर्ड का मीनिंग क्या है या एक्वायर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, इसे समझते हैं. इनेट वर्ड को हम या इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं. तो समझेंगे कि नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है. दैट मीन्स इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी में किसी भी एक स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी स्पेशल फॉरेन पार्टिकल या किसी स्पेशल फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट में फंक्शन नहीं करती. ये नॉन स्पेसिफिक होती है. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा, ये सबके अगेंस्ट में वर्क करेगी. ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं. दैट मीन्स कि ये इम्यूनिटी उस टाइम पे फंक्शन करती है या उन थिंग्स के अगेंस्ट में फंक्शन करती है जो स्पेशल है या स्पेसिफिक है. इंडिविजुअल पर्टिकुलर सिर्फ उसी के लिए ये इम्यूनिटी फंक्शन करेगी. सो हम इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं. इनेट इम्यूनिटी को और अगर हम अंडरस्टैंड करें, सो इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज़ द इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी. दैट मीन्स हम इसे नेचुरल इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ बर्थ. इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में एट द टाइम ऑफ अ बर्थ से ही प्रेजेंट है. इसे हमने बाहर से एक्वायर्ड नहीं किया है. सो आई होप आप यहाँ पे इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस समझ गए होंगे कि इनेट इम्यूनिटी जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ अ बर्थ, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम एक्वायर्ड कर रहे हैं अवर लाइफ टाइम पीरियड में, तो हम उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे. अब इनेट इम्यूनिटी के बारे में और चीज़ें समझे. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ओके, सो इनेट इम्यूनिटी को यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टू टाइप्स की है. और मैं अगर इसे आपको और समझाऊं, सो इनेट इम्यूनिटी को बहुत ध्यान से समझिएगा. इनेट इम्यूनिटी को हम बोल रहे हैं दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ बर्थ, और ये जो वर्क कर रही है या प्रोवाइड कर रही है बैरियर्स को अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट से आवर बॉडी को. सो यहाँ पे हम कुछ बैरियर्स को पढ़ने वाले हैं. मतलब इनेट इम्यूनिटी पे हम कुछ बैरियर्स को पढ़ेंगे जिन्हें हम सरफेस बैरियर बोल रहे हैं, और कुछ दूसरे टाइप के बैरियर्स को पढ़ेंगे जिन्हें हम सेलुलर एंड बायो केमिकल बैरियर बोलते हैं. सो आप सरफेस बैरियर को फिजिकल बैरियर भी बोल सकते हो, और जो हमारा सेलुलर एंड बायो केमिकल बैरियर है इसे आप फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं. सो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या है सरफेस बैरियर.
सरफेस वर्ड से आई थिंक आप जरूर को रिलेट कर पा रहे होंगे एक वर्ड को, दैट मीन्स सरफेस रिलेट टू आवर स्किन, दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस। ये हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस है जो कि सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, एंड इट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल बैरियर। और सरफेस है, सिंपल सी बात है, सरफेस होगा तो बाहर होगी, और बाहर होगी तो मतलब वो एक्सटर्नल बैरियर कहलाएगी। ये चेक करती है पैथोजन की एंट्री को हमारी बॉडी में और रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को। सो इट इज़ इन आइडेंटिफाइड एज फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो हम सरफेस बैरियर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट थिंग है फिजिकल बैरियर में, मैंने पहले ही आपको बताया कि सरफेस से आप तुरंत वर्ड को कोरिलेट करेंगे स्किन से। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल बैरियर आर स्किन, हेयर एंड सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, म्यूकस लाइनिंग एंड मस्कुलर एक्शन। सो आई होप फिजिकल बैरियर में हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। स्किन को सबसे पहले पढ़ते हैं। सो स्किन है, स्किन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन। भाई स्किन क्या है, सबसे बाहर प्रेजेंट है और ये प्रिवेंट करती है एंट्री को पैथोजन की, कि कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स कुछ भी हो वो हमारे स्किन से एंटर ना कर पाए। देन क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है इन्हें भी समझेंगे। तो ये स्किन एनाटॉमी है, आप वीडियो को पॉज करके स्किन एनाटॉमी को जरूर ध्यान से समझिएगा और इसे अंडरस्टैंड भी करिएगा। यहाँ पे मैं आपको टर्म्स क्लियर करता हूँ। तो स्किन से हमारे स्वेट रिलीज होता है। स्वेट रिलीज कहाँ से होता है? सो आप जानते हो हमारे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्किन में। देन उसके साथ ही साथ हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं जिन्हें हम सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, और ये स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। देन सो हम स्किन को यहाँ समझ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग है म्यूकस लाइनिंग को समझेंगे। म्यूकस लाइनिंग क्या है? आप जानते हैं म्यूकस सब्सटेंस है, एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हर जगह पे प्रेजेंट है, और ये सेक्रेट करता है म्यूकस को। म्यूकस क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और इमोबिलाइज करते हैं, उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं या डेड करते हैं या किल करते हैं। और म्यूकस लाइनिंग ओवरऑल जो भी हमारी आउटर साइड की ओपनिंग है, देखिए रिक्वायर्ड कहाँ होगा भाई? हमारी नेजल केविटी जो है, जो हमारी नोज है, ये सीधे आउटर एनवायरनमेंट से रिलेट है, समझते हैं आप। नेक्स्ट जो हमारा माउथ है, लगातार ये भी ओपन है बाहर के एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव एरियाज हैं, ये सब हमारे ओपन हैं एनवायरनमेंट में। सो इन सब से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट है, और म्यूकस ट्रैप कर लेता है इन ऑर्गेनिज्म को और हमारी बॉडी को सेफ रखता है। नेक्स्ट कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को भी हम समझ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हम जिन्हें इंक्लूड करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ अबाउट स्किन के बारे में। सो स्किन, आप जानते हो कि हमारे स्किन में कीराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। जो हमारी स्किन है उसका जो सेल है, उस सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें कीराटिन नाम की एक फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर प्रूफ और जर्म प्रूफ होती है। नहीं तो आप सोचिए कि हमारी स्किन से क्यों नहीं एंटर कर पा रही है ऐसी थिंग। सो सिंपल सी बात है, ये जर्म प्रूफ और साथ ही साथ क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं, इसलिए कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में अंदर इंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊं तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो भी एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ भी म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको म्यूकस लाइनिंग में डिफाइन किया। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट आइज़ जो है हमारी आइज़ में भी जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, उन टीयर ग्लैंड्स भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या जो भी दूसरे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस है उनसे हमारे आइज़ सेफ रखते हैं, हमारे आइज़ अगेंस्ट में फंक्शन करते हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट थिंग है, मैं यहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हम मोस्टली इंक्लूड करेंगे एंजाइम्स को, केमिकल सेक्रीशन को, जो कि स्किन से सेक्रीट हो रहा है, सलाइवा के फॉर्म पे सेक्रीट हो रहा है और ईयर वैक्स के फॉर्म में सेक्रीट हो रहा है। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर्स बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्किन में प्रेजेंट होंगे, जो भी आउटसाइडर एरियाज हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपने पहले भी सुना होगा मुझसे कि लाइसोजाइम क्या है। इसे हम बोलते हैं ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, और ये कहाँ नहीं प्रेजेंट है? मोस्टली जो भी आउटसाइडर थिंग है हर जगह। ये हमारे टीयर्स में प्रेजेंट है। वैसे टीयर्स में हमारे एक एसिड भी प्रेजेंट होता है। कमेंट करके आप मुझे आंसर दोगे कि हमारे टीयर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखते हैं आपको कितना याद है 11th की बातें। देन है नेजल सेक्रीशन, उसमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि सर सलाइवा में तो टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है।
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि बच्चा यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और पर्टिकुलर इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात हम इम्यूनिटी की करेंगे कि लाइसोजाइम सलाइवा में भी प्रेजेंट है। इज़ दैट क्लियर? तो आप उस चैप्टर को और इस चैप्टर को मिक्स ना करिएगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग है, सलाइवा में प्रेजेंट है और हमारे जो भी मोस्टली बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को या जो भी हार्मफुल फॉरेन सेल्स हैं उन्हें किल करते हैं। लाइसोजाइम के बाद नेक्स्ट आएगा स्किन सेक्रीशन के बारे में। स्किन सेक्रीशन क्या है? अगर स्किन सेक्रीशन के बारे में मैं बात करूँ तो जो हमारा स्वेट है, जो हमारा सीबम है, दैट मीन्स कि ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करती हैं और अवॉइड करती हैं बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को हमारे स्किन में। इसको समझने के बाद सलाइवा को समझते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि इनमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। गट सेक्रीशन को समझते हैं। आप जानते हो कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, उसमें स्टमक से HCl रिलीज होता है। अब देखिए मैंने पहले बात की सलाइवा की, माउथ के बाद आएगा ना हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ के बाद जो भी हम एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ओपन तो करते हैं। तो अगर माउथ में बैक्टीरिया किल हो गया तो फिर हम क्यों HCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ ऐसे भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट लाइसोजाइम से किल नहीं होते हैं। इसलिए हम जगह जगह पे अपने सैनिकों को बैठा के रखे हैं कि जहाँ पे दिखोगे वहीं पे तुमको मारेंगे हम। सो वही बात है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया चुपके से निकल गया हमारे माउथ से, तो हम उसे क्या करेंगे कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है जिसमें डाइल्यूट HCl प्रेजेंट है, हम इसे HCl से हार्म करेंगे और किल करेंगे माइक्रोब्स को जो कि हमारे फूड के थ्रू एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। देन ईयर वैक्स को समझते हैं। ईयर वैक्स मतलब कि हमारे जो ईयर से आप लोग वो वैक्स निकालते हैं ना, खूंट निकालते हो, थिंग्स हार्मफुल थिंग्स निकालते हो, येलोविश थिंग। सो वहाँ पे क्या है कि हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है या ईयर जो है वो भी सीबम रिलीज़ करते हैं, आपको पता होगा। और वो क्या करता है, ट्रैप करता है कुछ इंसेक्ट्स को, डस्ट को, और सेफ रखता है। और जो भी हमारे ईयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम सेरुमेन ग्लैंड्स बोलते हैं, जो जिनसे भी लाइसोजाइम सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग को समझेंगे यहाँ पे, सेलुलर बैरियर्स को अब हम समझने वाले हैं या बायो केमिकल बैरियर को समझने वाले हैं। अभी हमने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को समझा था। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर आएगी, मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो है जो कि हम सेलुलर बैरियर में समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आएगा जिसे कि हम सेकंड लाइन बॉडी डिफेंस बोल रहे हैं। स्टूडेंट इन फैक्ट को क्लियर करिएगा, अभी तक जितनी बात मैंने की वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म थी हमारे बॉडी में। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये सेकंड लाइन बॉडी डिफेंस है। इज दैट क्लियर? इसमें हम जिन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे फैगोसाइट्स, सेकंड पॉइंट रहेगा नेचुरल किलर सेल, थर्ड पॉइंट रहेगा इंटरफेरॉन एंड फोर्थ पॉइंट रहेगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम सेलुलर और बायोकेमिकल बैरियर को डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो अगर मैं आपको एक वन लाइन में बोलूँ कि ये इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और सेलुलर बैरियर है, ये चीज़ों को किल करने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने जैसे रोड पे आपने देखा कि हमने बैरियर लगा दिया कि भाई ये कंटेनमेंट जोन है, अभी के टाइम पे ट्रेंड में है, तो उसमें आप नहीं इंटर करोगे कि भाई आपको कोरोना पकड़ लेगा। ओके, जस्ट जोक। सो क्या है कि आप अगर आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बैरियर लगा है तो आप इंटर नहीं करोगे, वो बैरियर आपको रोक रहा है। लेकिन आप निकले थोड़ा सा ढीठ बॉय और ढीठ स्टूडेंट निकले और आप कहें नहीं मैं ये बैरियर तोड़ के अंदर इंटर कर लूँगा, तो ये सेकेंड लाइन है। मतलब फर्स्ट लाइन अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्रॉस कर दी तो अब हम उन्हें सेकेंड स्टेप में रोकने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा वो होगा सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर का। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सो फर्स्ट थिंग है, मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बोला फैगोसाइटोसिस को समझते हैं, फैगोसाइट्स को समझते हैं। फैगोसाइटोसिस तो प्रोसेस होगी। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट है फैगोसाइट्स की। अगर मैं बात करूँ तो फैगोसाइट्स आप जानते हो, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे दो वर्ड हैं। फर्स्ट है फैगो, अनदर वर्ड है साइट। फैगो का मीन्स होता है टू किल, टू ईट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब होता है सेल। मतलब क्या है, फैगोसाइट को अगर प्रोसेस में बोलें, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग
and destroying the microbes of some cell is called phagocytosis. Is that clear? So phagocytosis हम जानते हैं इनमें इन्वॉल्व होती हैं कुछ सेल्स जो कि फैगोसाइट के फंक्शन को डन करते हैं. सो कौन सी सेल्स हैं हम जानते हैं, ये सेल्स होती हैं WBC. WBC में कौन सी सेल हैं? सो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो सेल्स होती हैं WBC के टाइप्स की वो फैगोसाइटिक सेल्स कहलाती हैं और ये फैगोसाइटोसिस फंक्शन शो करती हैं. कैसे ये फंक्शन को करती हैं इसे हम एक डायग्राम या एक इमेज के हेल्प से समझेंगे. सो स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये क्या है? सबसे पहले आप इस इमेज को देख पा रहे हो. ये इमेज क्या है? ये इमेज है एक हमारे WBC सेल्स की. इज दैट क्लियर? अब ये अमीबॉइड शेप में है, आप जानते हो. ये स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर हैं, ये बात भी आप जानते हो. मतलब ये खुद से मूव कर सकती हैं. अगर मैं और बताऊं तो मैंने आपको डायपेडेसिस की प्रोसेस समझाई है, ये उसी का एक पार्ट है. यहाँ पे हम सिर्फ एक सेल के फंक्शन को समझने वाले हैं. सो यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको बताया फैगोसाइटोसिस में फैग इन वर्ड का मतलब टू ईट. इज दैट क्लियर? सो टू ईट से आप समझ पाओगे कि करने क्या वाले हैं. सो ये एक सेल है, समझ गए आप, WBC की सेल है. अब इसने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है. मतलब ये क्या है? माइक्रोब्स है या कोई पार्टिकल है. अब ये क्या करेगी? चलते 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 जाएगी ओके इस सेल के पास, और इस सेल के पास आकर के इसने इनगल्फ कर लिया, मतलब इसे इनटेक कर लिया सेल को. अब जैसे इसने सेल को इनटेक किया, देखिए इसने माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाया और फिर इसे इनटेक कर लिया. इनटेक करने के बाद इसने क्या किया कि एक फैगोसाइटिक वेसाइकल का फॉर्मेशन किया, मतलब बैग बोल सकते हो आप, ठीक है, फॉर्म किया. फॉर्म करने के बाद अब ये क्या करेगा? WBC के पास आप जानते हो कुछ लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट है. अब ये जो भी वेसाइकल्स है इसने क्या किया? लाइसोजाइम के साथ खुद को मेड कर लिया, खुद को मिला लिया, और क्या बनाएगा? अब ये बनाएगा फैगोलाइसोसोम का स्ट्रक्चर. ठीक है, लाइसोसोम्स जो हमारे प्रेजेंट थे, लाइसोसोम आप जानते हो क्या होते हैं? लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? रिमेंबर? सो आई थिंक यहाँ पे मैंने पहले लाइसोसोम को लाइसोजाइम बोल दिया था, सो सॉरी फॉर दिस. ये लाइसोसोम है, और लाइसोसोम आप जानते हो हम इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. इज दैट क्लियर? सो जैसे ही ये सुसाइडल बैग आएगा और ये फॉर्म करेगा फैगोलाइसोसोम का स्ट्रक्चर, वैसे ही ये इसकी लिसिस करना शुरू कर देगा. कैसे करेगा? ये डाइजेस्टिव जो एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोसोम में वो इसे किल करना शुरू कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे और टोटली हार्म करेंगे, किल कर देंगे. और उसके बाद क्या होगा कि इन डाइजेस्टेबल, मतलब सारी चीज़ें तो लाइसोसोम ने डाइजेस्ट नहीं की ना, कुछ ऐसी हार्मफुल थिंग, बहुत ज़्यादा हार्मफुल थिंग्स रही होंगी जो डाइजेस्ट नहीं हुई, उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी. और रेसिडुअल बॉडी को फिर ये WBC अपने बॉडी से रिमूव कर देगी, और इस तरीके से हार्मफुल ये माइक्रोब्स किल हो गया और इस WBC की सेल से रिमूव भी हो गया. सो आई होप आप समझ पाए होंगे फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस के बाद नेचुरल किलर सेल या फिर NK सेल्स. अब हम नेचुरल किलर सेल के बारे में भी समझेंगे. नेचुरल मतलब क्या? प्राकृतिक. और सेल का मतलब कोशिकाएं, मतलब कुछ ऐसी प्राकृतिक कोशिकाएं भी प्रेजेंट हैं जो कि नेचुरली क्या कर रही हैं? किल करेंगी हार्मफुल सब्सटेंस को. देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने फैगोसाइटोसिस की बात की, फैगोसाइटोसिस में आप जानते हो न्यूट्रोफिल्स मैंने बोला और मोनोसाइट बोला. आप जानते हो न्यूट्रोफिल्स को हम मोबाइल डिफेंस यूनिट बोलते हैं. मतलब ये हर टाइम इधर उधर चला करते हैं, धूड़ा करते हैं कि कहीं से इनको कोई हार्मफुल थिंग मिल जाए और इसे किल करके बाहर करें. इज दैट क्लियर? सो मोबाइल डिफेंस यूनिट याद रखेंगे आप. ओके और मोनोसाइट जो हैं ये भी ऐसे ही वर्क करते हैं, ये भी टिश्यूज़ में, सेल्स में धूड़ा करते हैं ऑर्गेनिज्म को. ओके सो इन्हें हम वैंडरिंग मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, और ये जो है सेकेंड लाइन डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है सो नेचुरल किलर सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. इनको समझेंगे कि ये क्या है नेचुरल किलर सेल्स, किन्हें हम बोलते हैं और ये कैसे अपना फंक्शन शो करते हैं. सो नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे? नॉन फैगोसाइटिक हैं, मतलब ये नॉन फैगोसाइटिक, ये किल नहीं कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं. जबकि ये है क्या? लिम्फोसाइट है. लिम्फोसाइट आप समझते हैं, लिम्फ समझते हैं ना, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है एक तरीके से आप बोलते हो कॉमन लेवल पे. सो वही है ये लिम्फोसाइट सेल्स जो भी प्रेजेंट हैं, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं लिम्फ का, और वो भी हमें डिफेंस ही प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे हम उन्हीं नेचुरल किलर सेल के बारे में बात करेंगे. ये फैगोसाइटिक सेल से बिल्कुल डिफरेंट है. ये क्या करेंगे? ये जो भी हमारे वायरल इन्फेक्टेड सेल हैं या ट्यूमर सेल हैं उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन उसके बाद ये क्या करेंगे? कुछ एडिशनल थिंग्स ढूंढते हैं.
एडिशनल थिंग मतलब कि इनके पास कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर के थ्रू उस टारगेट वायरस सेल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, हार्म करेंगे। मतलब फिर से समझिएगा, मैं इसे आपको एक इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो स्टूडेंट, हम इस इमेज में ही समझेंगे इस प्रोसेस को कि एनके सेल्स क्या हैं और एनके सेल्स कैसे फंक्शन करती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने समझा कि ये जो सेल्स आपको दिख रही है ये है एनके सेल, क्लियर है। और ये क्या है, ये है नॉर्मल सेल, ओके। और ये नॉर्मल सेल्स क्या है कि फंक्शन कर रही है एज आप बोल सकते हो कि ये दोनों सेल्स प्रेजेंट हैं। देन क्या होगा, जो हमारी नेचुरल सेल्स है ये एक्टिवेट होती है, या जो फिर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं जब ये कोई टारगेट सेल को गेन करते हैं। अब टारगेट सेल क्या होगा, वायरस होंगे, ओके। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही ये इस किलर सेल के कांटेक्ट में आएंगे, नेचुरल किलर सेल्स के कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही टारगेट जो हमारी सेल्स है उसके अगेंस्ट में ये जैसे उनके सरफेस से ऐड होंगे नेचुरल किलर सेल के सरफेस से, वैसे ही कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म करेंगे। टारगेट ओरिएंटेड ग्रेन्यूल्स हम इन्हें बोलते हैं। और ये ग्रेन्यूल्स के स्ट्रक्चर से जो भी ये टारगेट सेल थी या जो भी वायरस सेल थी उस पर उस ग्रेन्यूल्स को छोड़ देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि जो भी वायरल सेल है या इन्फेक्टेड सेल है वो हार्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दो थिंग्स हार्म होंगी। पहला तो वो सेल जिस पे वायरस ने अटैक किया है और उसके साथ साथ वो वायरल सेल भी, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे ये किल करेगी और ये सेक्रीट करते हैं एक स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रैन्यूल्स लाइक जो भी है वो सेक्रीट करते हैं साइटोलाइसिन के स्ट्रक्चर को, इसीलिए इनको हम किलर सेल्स बोलते हैं। थर्ड फैक्ट को हम समझेंगे इंटरफेरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट में भी इंटरफेरॉन्स पूछा जाता है कि इंटरफेरॉन्स क्या हो। सो स्टूडेंट, मैं इंटरफेरॉन्स के बारे में बोलूँ तो इंटरफेरॉन जो है वो एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। बहुत ध्यान से समझिएगा। दरअसल इंटरफेरॉन क्या होते हैं कि मान लीजिए जब हमारी कोई सेल का स्ट्रक्चर है और वो किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई, मतलब इतने बैरियर्स प्रेजेंट, मतलब फर्स्ट लाइन बैरियर के बाद भी वायरस अगर हमारी बॉडी में इंटर हो गया है तो क्या करती है हमारी बॉडी कि मान लीजिए ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और इन सेल्स में एक सेल, ये सेल इन्फेक्ट हो गई है वायरस से, तो अब ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी और ये प्रोटीन निकल करके दूसरी, भाई हम तो हार्म हुए ही हैं लेकिन हमारे आसपास की जो सेल्स हैं वो हार्म ना हो, उसके अगेंस्ट में ये फंक्शन करती है और इस सब्सटेंस को हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। सो ये बेसिक आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब समझिए इंटरफेरॉन को स्लाइड्स के बेस पे। सो इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होती है वायरल इन्फेक्टेड सेल से। समझ गए, जो पहले से इन्फेक्टेड सेल है वायरस से उससे रिलीज होगा, ना कि जो भी उसके आसपास सेल प्रेजेंट हैं। और ये प्रोटेक्ट करेगा नाइबरिंग सेल को, मैंने पहले बताया आसपास की सेल को प्रोटेक्ट करेगा और इन्फेक्शन से सेफ रखेगा। ये मेनली स्टिमुलेट करता है नाइबरिंग सेल को, सेल जो है वो स्टिमुलेट करती हैं सिंथेसिस करने के लिए, एक प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, वायरल रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करने के लिए, और एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल को कि वो रिकॉग्नाइज करें इन इन्फेक्टेड सेल को। ये तो आप समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ गए इंटरफेरॉन का। अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है इंटरफेरॉन के स्ट्रक्चर को हम सेल में समझते हैं। फर्स्ट सेल में आप समझ रहे हो ये है होस्ट सेल का स्ट्रक्चर, ओके, जो कि इनफैक्ट है वायरस के स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट थिंग अब देखिएगा, समझते हैं, ये है सेल, ओके, ये हमारी एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इतना आप समझ गए। अब क्या हुआ, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया। अब आप जानते हो वायरस में, वायरस की जो प्रोटीन है वो तो बाहर ही रह जाएगी। ये सब मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझा चुका हूँ कि क्या प्रोसेस कैसे होती है। सो यहाँ पे हम सिर्फ इंटरफेरॉन समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसका ये डीएनए है, वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियस में इंटर कर दिया। अब न्यूक्लियस का नेचर जानते ही हो कि वो डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और फिर एमआरएनए फॉर्म करेगा। अब उसने एमआरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ठीक। अब ये सेल क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई है, ओवरऑल ये सेल क्या है, इन्फेक्ट हो गई है। अब क्या होगा कि ये अगेंस्ट में जो चीज़ें बनाने वाली हैं, मतलब ये जो एमआरएनए फॉर्म किया, किसने किया, हमारी सेल ने किया, ठीक है। इंटरफेरॉन जीन जो है वो यहाँ पे क्या हो गए, टर्न्ड ऑन हो गए। मैंने आपको जीन एक्सप्रेशन पढ़ाया है, समझ पाएंगे कि जीन यहाँ पे देखिए कैसे एक्सप्रेस कर रहा। सो ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसने क्या किया कि इंटरफेरॉन के जीन को ऑन किया। याद आया, लैकोपेरॉन में ऑन पढ़ा था कुछ, स्विच ऑन,
ठीक है। देन अब क्या किया इसने, डीएनए ने फॉर्म किया एमआरएनए का स्ट्रक्चर, और एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और वो प्रोटीन क्या है, इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। अब ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स सेकेंड सेल में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। सेकेंड सेल में जैसे ही ट्रांसफर हुए, यहाँ पे भी वैसे ही प्रोसेस चल रही, देखिए डीएनए आया और देन उसके बाद एमआरएनए फॉर्म होगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है इंटरफेरॉन स्टिमुलेट सेल्स टू टर्न ऑन जीन्स फॉर एंटीवायरल प्रोटीन, ताकि ये जो होस्ट सेल है दूसरी, ये फर्स्ट होस्ट सेल थी, ये सेकेंड सेल है, अब ये क्या करेगी कि ये एमआरएनए बनाया, एमआरएनए के बाद ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जो कि ब्लॉक कर देगा वायरल रिप्रोडक्शन को, और ये वायरस फिर इस सेल में इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। इट्स कूल। आफ्टर दैट इंटरफेरॉन के बाद जो फोर्थ थिंग है वो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को समझते हैं, और ये लास्ट थिंग होगी हमारे सेकंड लाइन बैरियर्स की। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब हमारी बॉडी इंजरी या इन्फेक्शन या इरिटेशन के अगेंस्ट में कैसे वर्क करती है। जैसे आप देखते हो कि नॉर्मल अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई या वायरस से अफेक्ट हुए हम, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में फीवर आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है टाइम पे, तो आप जानते हैं कोविड-19 में क्या सबसे पहले बोलते हैं ना कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब उसके सिम्टम आज तक तो कोई नहीं जान पाया। WHO रोज़ कुछ ना कुछ नया ही बताता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है या ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मोस्टली उस पर हमें नहीं जाना है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है। हमारी बॉडी जो है हीट हो जाएगी, टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाएगा, फीवर आएगा या स्वेलिंग आपको कहीं दिखेगी या पेन दिखेगा या रेडिनेस दिखेगा। सो ये सिम्टम्स होते हैं कि अब भाई हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो इन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं कि अगर हम इन्फेक्ट हुए तो हमारी बॉडी क्या करेगी। अब भाई फीवर आया, एक एग्जांपल से ही समझिएगा कि हमें फीवर आया। अब फीवर आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट कि फीवर ने हमें बताया कि भाई हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो चुकी है। अब जल्द से जल्द WBC अपने काम करना शुरू कर दो। आप जल्दी से जल्दी आप स्ट्रक्चर्स फॉर्म करो जो कि इनके अगेंस्ट में वर्क करे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो करे। सो स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिएगा, वो फैक्ट स्लाइड में नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में आप मोस्टली बोलते हो कि हमारी बॉडी जब हीट हुई तो वो क्या करेगी कि जो भी सेल्स हैं जो भी हमारे पास इनके अगेंस्ट में फंक्शन करने वाले हैं वो शुरू कर देंगे। सो इनमें क्या होगा कि वैसो डायलेशन की प्रोसेस होगी, हमारे जो भी हार्मफुल सेल्स हैं वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, बेसोफिल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, और उसके साथ साथ हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिस और ब्रेटिकाइनिन, इन सब का सेक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये सब हार्मोनल थिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो भी हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर हैं उन्हें क्या करेंगे कि जब वैसो डायलेशन की प्रोसेस हो गई उस टाइम पे WBCs के स्ट्रक्चर उस हार्मफुल जगह पे आने लगे, तो उसने क्या किया है कि जो भी हमारे सेल की वॉल्स थी, टिश्यू की वॉल थी, वो बहुत ज़्यादा परमिएबल करेंगे ये सारे सब्सटेंस जो मैंने अभी आपको बताया, ये सेक्रेट होने लगते हैं। नेक्स्ट थिंग है उसके बाद ये क्या होगा कि जो भी हमारे टिश्यू फ्लूइड है वो एक ही जगह पे आ जाएंगे और ओइडीमिया की प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा सूजन जैसा आपको दिखाएंगे और रेडिश स्ट्रक्चर दिखाएंगे। आप ये समझ जाओ ताकि कि कुल मिला के आप इन्फेक्टेड हो गए हो, वायरस ने, बैक्टीरिया ने आपके बॉडी पे जो है एक तरीके से वार जो है ले आ दिए हैं और डिफेंस करना है अब ओवरऑल आपकी बॉडी को। सो ये है, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, और यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी वर्क करेगा। और इओसिनोफिल्स आप जानते हैं लास्ट टाइम पे जब कोई WBC नहीं फंक्शन करे तो लास्ट टाइम पे इओसिनोफिल जो कि मोनोसाइट का टाइप है वो आके फंक्शन करती है और इन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हटाने के लिए कोशिश करते हैं। सो अगर इनके बाद भी अगर हमारी बॉडी डिफेंस नहीं कर पाई तो अब हमें सेकंड टाइप की इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट है जिसे हम एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। सो स्टूडेंट आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो रहा है बट थोड़ा सा वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने पहले ही बोला कि ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है या एक्वायर्ड करती है बाय हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन इसे एक्वायर्ड करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, और इसे हम थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस बोलते हैं। सो आई थिंक आप एक्वायर्ड के बारे में समझ चुके होंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम किसे बोल रहे हैं जब आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन की इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी, और ये आप क्या कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो या एक्वायर्ड करते हो। और जो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन हैं जैसे लिम्फाइड ऑर्गन है, थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स है, ये सब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये सब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। देन लिम्फोसाइट्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट
ओके, लिम्फोसाइट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस का। उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझोगे अगर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स को एक कॉमन वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो टी लिम्फोसाइट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है जो कि ओरिजिनेट होती है हमारी स्टेम सेल या बोन मैरो से। स्टेम सेल या बोन मैरो क्या है ये आप जानते हो। और देन उसके बाद सम ऑफ देम माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू टी लिम्फोसाइट। तो थाइमस ग्लैंड आप जानते हो कहाँ पे लोकेट होती है, ये है थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर। आई होप आप देख पा रहे होंगे, नेक रीजन के बिलो में प्रेजेंट है और ये भी टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में आपको जब हम HIV एड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा टोटल ओवरऑल टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट, आप जानते हो ये डिफरेंशिएटेड होता है जो कि ओरिजिनेट होता है स्टेम सेल और बोन मैरो से ही, जैसा कि हमने टी लिम्फोसाइट में पढ़ा। और ये माइग्रेट होता है बुर्सा इव्यूलैंड और डिफरेंशिएट होता है बी लिम्फोसाइट में। तो ये आप देख पा रहे हो, ये थाइमस ग्लैंड इस ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और बुर्सा फैब्रिसिक का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज में। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर है क्या, तो ये एक हाइपोथेसिस है लिम्फॉइड टिश्यू या बोन मैरो के जैसे ही। ओके, जो ये मैंने आपको नेक्स्ट ऑर्गन बताया जो कि मैमल्स और बर्ड्स में ही प्रेजेंट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होता। तो स्टूडेंट, पहले ही मैंने बोला कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मैं HIV के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, दो टाइप के हमारे में लेवल्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम फंक्शन करते हैं और उनके दो लेवल जो होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल और ह्यूमोरल जिसे हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरे को हम बोलते हैं सेलुलर या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसे समझ लीजिएगा, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है जिसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी से रिलेटेड होगी। मतलब हमारी बॉडी में जब भी कोई स्पेसिफिक टॉक्सिक सब्सटेंस रीच होगा तो एंटीबॉडी तुरंत ही जाएंगी और उसे किल करेंगी। एंटीबॉडी क्या है वो अलग कॉन्सेप्ट में है, यही हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही कि एंटीबॉडीज जो हैं वो इन एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करेंगी। इज दैट क्लियर? सेल मीडिएटेड के बारे में जो मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हार्मफुल सब्सटेंस बढ़ने लगते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो लिम्फोसाइट है वो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होना शुरू करती है और उस दैट मीन्स कि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है और ये एंटीबॉडी ही उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उन्हें ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली स्पेसिफिक होगी, जैसे कि मान लीजिए टाइफाइड की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, लेप्रोसी की प्रॉब्लम है, उनके अगेंस्ट में फंक्शन करेगी। सो इसीलिए स्टूडेंट हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल रहे हैं। सो ये इस डायग्राम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपको स्टेम सेल बोन मैरो दिख रही है। अब इसमें क्या है कि ये जो है थाइमस को भी रिलेट किया गया है और यहाँ पे इसे बोन मैरो से रिलेट किया गया है। ये थाइमस है, थाइमस क्या रिलीज कर रहा है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट में वर्क करेगा, लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा और ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ये बोन है, बोन से बी लिम्फोसाइट फॉर्म हुआ। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करेगा, उसके साथ ही साथ प्लाज्मा सेल्स भी फंक्शन करेगी। प्लाज्मा सेल्स में ये ट्रांसफ़र करेगा, मींस ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा और ये क्या करेंगे, ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स कहाँ है, ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, या प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, ब्लड में रिमूव करेंगे और ब्लड में जहाँ पे भी इनको दिख गई सेल वहाँ इसे ये हार्म करेंगे। और मान लीजिए ज़्यादा लिम्फोसाइट फॉर्म हो गई, सो वो एज अ मतलब आप बोल दीजिए कि पहले से जानकारी के लिए प्रेजेंट है कि फिर से अगर ऐसा ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया सो उसे ये किल करेंगी। सो आई होप आप समझ चुके होंगे इस पूरे टॉपिक को, इम्यूनिटी के टॉपिक को। थैंक यू स्टूडेंट।